हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना। देखो मैं एग्जाम्पल नंबर बुक निकाल लें सब अपनी, पेज नंबर 119, एग्जाम्पल नंबर 6.1, 6.2, 6.3 तीनों कर चुके हैं हम, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 6.4 भी मैं आपको करा चुका हूँ मीटर सेतु में। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6.5 पेज नंबर 125 पर 6.5 और 6.6 दोनों मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 6.7 किया गया, पर नहीं किया, शायद नहीं किया है। एग्जाम्पल नंबर 6.7 कर लिया भाई, कर चुका हूँ ना। एग्जाम्पल नंबर 6.8 भी कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल तो हम इसके सारे कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो एग्जाम्पल वापस से और करवा दूँगा, ठीक है ना भाई। बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, पेज नंबर 132, 132। तो वैसे मैं करा चुका हूँ पर हल्का हल्का आपको दिखा दूँ ऐसे ओरली। पहला क्वेश्चन है किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम किस पर आधारित हैं। बच्चों आपको याद होगा पहला नियम तो आधारित है आवेश संरक्षण पर और दूसरा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको करवा दिया है, कैसे किया था मैंने, इस पॉइंट को एक्स नाम दिया था, वाई नाम दिया था, याद है ना वो कहानी। तीसरा करवा चुका हूँ, चौथा भी करवा चुका हूँ, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये मैं आपको करवा चुका हूँ भाई। बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 13 की। पेज नंबर 133, ये करवाना है भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या कहता है। एक व्यवमापी में 1.1 एक व्यवमापी है जिसमें 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल 2.20 मीटर पर संतुलित होता है। आपको मानक सेल का विभव दिया हुआ है ES 1.1 वोल्ट, उसके लिए संतुलन लंबाई आपको दे रखी है 2.20 मीटर। L0 बोलता हूं ना मैं, मतलब इन दोनों आंकड़ों की सहायता से मैं x निकाल लूंगा भाई। एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर 95 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। प्रतिरोध के लिए संतुलन लंबाई है वो है 95 सेंटीमीटर। वोल्ट मीटर, इस विभव का मान 0.5 वोल्ट पड़ता है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या होगी, डेल्टा V मुझे निकालना है। ध्यान से देखिए, तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा V का सूत्र है V माइनस V डैश, हाँ या ना। नेक्स्ट, डेल्टा V इज इक्वल टू V तो यही है, और V डैश नपेगा बच्चों XL से, व्यवमापी का है, और X के लिए सूत्र क्या लगाओगे आप, ES अपॉन L0 इंटू में है। ये सारे मान जमा तो डेल्टा V निकल के आ जाएगा। V कितना है 0.5 का मतलब 50 मान लो, माइनस ES कितना है बच्चों 1.1 अपॉन बैलेंसिंग लेंथ 2.2 कह दो इसको, और ये 95 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में जमाऊंगा तो क्या 95 अपॉन 100 लिख दें, एक ही बात है वो तो, क्या 100 से डिवाइड करके। तो इसे कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा, 1.1 से 2.2 कैंसिल करोगे 1/2 आएगा, है ना। और यह आ जाएगा आपका डेल्टा V इज इक्वल टू, क्या इसको मैं 50/100 लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन है आप कैसे कर लो भाई। और क्या इसको 95/200 लिख सकता हूँ,
1.1 से जो 2.2 कैंसिल होगा बच्चों, वो कैंसिल होगा कितनी बार? 2 बार। तो नीचे 2 आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा ये? 200। 2 थोड़ा शायद हो सकता है आपको छोटा नज़र आ रहा हो, बड़ा कर दूँ इसको, ये लो, ये हो जाएगा 200। ठीक है ना। आगे सॉल्व कैसे करें देखना। डेल्टा वी मुझे निकालना है, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 200। 100 से डिवाइड करूंगा 2 बार और 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस 95। तो जो डेल्टा वी निकल के आएगा वो आएगा 5/200। 5/2 होता है 2.5 और 2 जीरो और नीचे तो 0.025 वोल्ट। देखना चेक कर लो, आंसर ये आने वाला है। कैलकुलेशन है, आप चाहो जैसे कर सकते हो। तो इसके जो पाठ्यांक में त्रुटि आ रही है वो आंसर नंबर ए प्लस 0.025 वोल्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बाकी मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 12 वो आपको भाई पहले करवा चुका हूँ पिछली वीडियोज में, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दूँ मैं कि कुछ बच्चे क्वेश्चन को बहुत लाइटली लेते हैं, सॉल्व नहीं करते भाई। क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो जाए इसी के लिए हम थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल की भैया बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखिए नोट करो ये क्वेश्चन, आप पहले ढंग से नोट करो, चलो पूरा अच्छे से ना। फिर बात करें हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बच्चों, तो जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा चुका हूँ। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके हैं। एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन बच रहा है इसमें। ये है बच्चों पेज नंबर 113 पर, ये 133 पर है सॉरी। इसकी कहानी सुनो, इसको स्क्रीन पॉज करके आप लिख लेना, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक विभवमापी के तार की विभव प्रवणता 0.3 वोल्ट बटे मीटर है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.3 वोल्ट बटे मीटर, ठीक है भाई। एक अमीटर के अंश शोधन प्रयोग में 1 ओम प्रतिरोध के, बिल्कुल अंशोधन में 1 ओम का प्रतिरोध काम में लेते हैं, कि स्तरों के मध्य व्यवहांतर 1.5 मीटर तार की लंबाई पर संतुलित होता है। ये लंबाई L दे रखी है नॉर्मली। मानक सेल की होती तो मैं L0 मानता, अब नॉर्मली इसको मैं L ले लूंगा। तो ये लेंथ है बच्चों 1.5 मीटर। यदि परिपथ में प्रयुक्त अमीटर का पाठ्यांक 0.28 एम्पियर है, I 0.28 एम्पियर है, तो अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या होगी? मतलब आपको डेल्टा आई निकालना है। बिल्कुल इसके जैसा ही तो क्वेश्चन है भैया। पिछली बार वोल्टमीटर का अंशोधन था, दिमाग में अभी भी वही रखना है। अमीटर में त्रुटि आएगी डेल्टा आई इज इक्वल टू आई माइनस आई डैश। आई तो है ये, आई डैश के बारे में विचार करना है। तो आप याद करो आई डैश वी डैश के बराबर होता है, क्योंकि प्रतिरोध 1 ओम का है। प्रतिरोध 1 ओम का है, इसलिए वी और आई तो बराबर है। और वी डैश क्या होता है? एक्सएल। आई डैश बी डैश के बराबर है, बी डैश एक्सएल है। और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, तो डायरेक्ट आप एक्सएल ही जमा दो भले से। एक्स ना होता तो इस तरीके से एक्स निकालना पड़ता मुझे, ये एस अपॉन L0 से। सारे आंकड़े पुट करो, इसमें डेल्टा आई बराबर कितना आता है देखिए। आई है 0.28 माइनस एक्स कितना है 0.3 और बैलेंसिंग लेंथ है 1.5। सॉल्व करो इसको। डेल्टा आई बराबर 0.28, 15 × 45, 0.45 आएगा। ध्यान से देखो, दिमाग को 15 मान लो, दिमाग को 3 मान लो, 15 × 45, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.45। इसको घटाओ देखो, तो डेल्टा आई बराबर, पहली बात तो आंसर नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा? 7/17, 0.17। तो जो अमीटर में जो त्रुटि आई है, अमीटर के पाठ्यांक में जो त्रुटि आई है बच्चों, वो कितनी आई है? -0.17 एम्पियर। आंसर चेक कर ले वहीं से एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल -0.17 एम्पियर इज द राइट आंसर।
यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई भाई? ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट कर लें। दोनों ही अमीटर और वोल्टमीटर के अंश शोधन पर आधारित क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करें बच्चों लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन तो हमें सारे ही देखने हैं भाई, सारे एग्जाम्पल करा चुका हूं मैं, सारे ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, सारे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1। किरचॉफ के संधि नियम और लूप नियम का कथन लिखिए। बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। तो दो हेडिंग हुए तरीके से, आंसर कैसे लिखते हैं वो आप समझ लो, और आपके नोट्स में आंसर लिखे हुए होने चाहिए। मैं बोर्ड पर नहीं लिखाऊंगा सारे, क्योंकि मैं आपको नोट्स में ऐड करा चुका हूँ। तो किरचॉफ के संधि नियम और लूप नियम कथन लिखिए। तो आप हेड में लगाओ किरचॉफ का संधि नियम। इस नियम के अनुसार याद है ना आपको कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस एक ही स्टेटमेंट पर्याप्त है। या आप चाहो तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर आने वाली कुल धारा संधि बिंदु से जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। ये तो बच्चों किरचॉफ का संधि नियम हो गया। दूसरा बोल रहा है किरचॉफ का लूप नियम कथन। तो किरचॉफ के लूप नियम के अनुसार किसी बंद लूप में कुल विभव 0 होता है, सिग्मा V बराबर 0। या फिर किसी बंद लूप में प्रतिरोधों का कुल विभव बैटरियों के कुल विभव के बराबर होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स में ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। लिखोगे आप, सुन लो अच्छे से। फर्स्ट लेक्चर में मैंने अब किरचॉफ के संधि नियम और लूप नियम पढ़ाए हैं, चाहे वहां से कॉपी करके लिखना पड़ जाए, पर लिखना जरूर भाई। जिनको आए वो बिना देखे लिखो, और जिनको नहीं आता है वो देख के लिखें, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 राजस्थान बोर्ड में आ चुका है बच्चों। मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। बनावट नहीं बतानी, जितना बोल रहा है उतना। मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखनी है और सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है, परिपथ चित्र बनाना है। तो सबसे पहले तो आप मीटर सेतु का परिपथ चित्र बनाओगे। मैं तो हल्का हल्का बना के दिखाऊंगा आपको, देखते रहना। देखो, बहुत दिन हो गए, भूल गए होंगे आधे से। तो क्या बनाना था मुझे? लकड़ी के पट्टे पर, ये बच्चों लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 2। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों A और B के मध्य 1 मीटर लंबा, मीटर सेतु में तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर, इसलिए तो उसको मीटर सेतु कहता हूँ। और मापी में तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर, सुविधायता बढ़ाने के लिए ना। लकड़ी के पट्टे पर दो पेचों A और B के बीच में, बनावट लिखनी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ खाली। 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। A और B पर धातु की बनी हुई L आकार की दो पट्टियां लगी होती हैं, जिन पर एक एक पेच लगा होता है। इन पट्टियों के बीच में एक पट्टी और लगी होती है, इस पर 3 पेच लगे होते हैं। तार में धारा प्रवाह के लिए बैटरी और कुंजी जोड़ी जाती है। पट्टियों का जो प्रथम गैप है, इसमें प्रतिरोध बॉक्स से जुड़ा होता है। पट्टियों का जो द्वितीय गैप है, इसमें अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है। और जो बीच वाला पेच है, इसका संबंध बच्चों धारामापी से होते हुए जॉकी से होता है। इस तरीके से आप इसकी बनावट बनाओगे। चित्र बनाना है केवल आपको, पहली बात। फिर इसकी क्रिया विधि बतानी है। वो बोल रहा है कि क्रिया विधि बनाकर सूत्र सिद्ध कीजिए, चित्र बनाइए। वो जो मैंने बोला है वो लिखना नहीं है अभी तक, सिर्फ डायग्राम बनेगा, अब लिखना है आपको क्रिया विधि। क्रिया विधि में लिखोगे, सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन कर करंट इधर भी जाएगा और करंट को हर स्टेप में दिखाना होगा।
धारा मापे वाले में करंट नहीं आएगा, है ना, शून्य विक्षेपी तभी तो होगी। सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब RB से कोई R मान का प्रतिरोध बाहर निकालकर जॉकी को चालक AB पर A से B की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि धारा मापी में विक्षेप शून्य ना आ जाए। जिस लंबाई के लिए विक्षेप शून्य आता है उसे संतुलन लंबाई कहते हैं। माना संतुलन लंबाई L है तो इस लंबाई का प्रतिरोध हो जाएगा ρL और इसका हो जाएगा ρ 100 - L। संतुलन में है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ से R/S बराबर ρL बटे ρ 100 - L। रो ने रो को मार दिया और जो S निकल के आएगा वो आएगा 100 - L/L × में R। खत्म, इतना लिखना। तो जितना आपसे पूछा जाए उस तरीके से आपको आंसर लिखना इनका आना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो भाई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा मत करना सिर्फ कॉलम पूर्ति करो और लिखो कुछ भी नहीं कॉपी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी राजस्थान बोर्ड में आ चुका है। देखो दूसरा भी आया हुआ है। अभी लास्ट 1-2 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध किरचॉफ के नियम से ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन वाली कंडीशन आ गई। मैंने आपको 2 तरीके से संतुलन समीकरण निकालना सिखाया था, किरचॉफ के नियम की सहायता से और बिना किरचॉफ के नियम की सहायता से। 2 तरीके से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। देखना क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। व्हीटस्टोन क्या है पहले तो आपको इसको ये समझाइए। ऐसे 4 पॉइंट लेना कि व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने उसने एक चतुर्भुज लिया था ABCD, उसकी 4 भुजाओं पर उसने 4 प्रतिरोध जोड़ दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोध कौन कौन से P, Q, RS को चतुर्भुज ABCD, ये फर्स्ट रिवीजन भी हो जाएगा आपका, 4 भुजाओं पर जोड़ा। A और C के बीच में धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी जोड़ी और एक कुंजी जोड़ी। सही है भाई यहाँ तक। और B और D के बीच में धारा के संसूचन के लिए एक धारा मापी और दूसरी कुंजी K1 कह दो, इसे K2 को जोड़ा। बनावट समझ में आई। सबसे पहले कुंजी K1 ऑन करी और परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। कुल करंट I मान लो, इसे I1 कह दो तो यहाँ I - I1, फिर ये I1 ऊपर से आ जाएगा और ये I - I1 यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ तक आने समझ में आई ना। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन कर परिपथ में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब K2 को ऑन कर धारा मापी में विक्षेप देखा जाता है। यदि विक्षेप शून्य है तो ये कहाँ कहलाएगा, संतुलन में कहलाता है। और जब बच्चों संतुलन में है तो आप इन दोनों नियम लूप में केवीएल लगा सकते हो। पहले तो आप लगाओगे लूप ABDA में केवीएल लगाना आता है तो भूल गए। यहाँ से राउंड पूरा करना है, इधर इधर गए देखो करंट की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का आएगा। ओम के नियम से B बराबर IR, तो प्रतिरोध कितना है P, धारा कितनी I1 PI1। इसमें धारा आई नहीं है, छोड़ दो। इसमें उल्टे आई तो -R, I - I1 बराबर 0, तो यहाँ से निकल के आया PI1 बराबर R I - I1, समीकरण नंबर 1। और दूसरा लूप कौन सा है भाई, BCDB में लगाएं KVL। करंट की दिशा में जा रहा हूं तो प्लस का QI1 और देखो उल्टा आया तो -SI - I1, इसमें करंट है ही नहीं, बराबर 0, तो QI1 बराबर SI - I1, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई। और समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे दो, भाग दोगे I1 से I1 कट जाएगा P/Q, और I - I1 से I - I1 कट जाएगा। समीकरण आएगा बच्चों P/Q बराबर R/S। अरे कहानी समझ में आ रही है कि बोर्ड लग रहा है भाई, इंपॉर्टेंट है, फास्ट रिवीजन भी साथ में हो जाएगा, इसलिए इतनी दाएं कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कराने की।
अगला सुने, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर डिपेंड करती है। बच्चों विभव प्रवणता की परिभाषा आपको याद होगी, विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन, विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाती है। किन किन बातों डिपेंड करती है, याद है ना, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर, जो आर आया था इसमें, तो जिन चीज पर आर डिपेंड मतलब प्रतिरोध डिपेंड करेगा उन सब बातों पर भी ये भी डिपेंड करेगी। लिख देंगे इसका बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विभवमापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक परिपथ चित्र बनाकर क्रियाविधि समझाइए। तो पहले तो मानकीकरण की परिभाषा कि विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया विभवमापी का मानकीकरण कहलाती है। परिपथ चित्र बनाना है आपको, लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों बहुत बार बनाया भाई, ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH2 चित्रानुसार जोड़ दिए जाते हैं। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए मानक सेल का धनसरा ए से और ऋणसरा धारा मापी से होते हुए कहाँ जुड़ा होता है बच्चों, जॉकी से जुड़ा रहता है। क्रियाविधि की बात करूं तो पहले कुंजी को ऑन कर प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार धारा प्रवाहित की जाती है। अब जॉकी को चालक तार पर ए से बी की ओर धीरे धीरे तब तक खिसकाया जाता है जब तक कि संतुलन लंबाई प्राप्त ना हो। मान लो संतुलन लंबाई L0 है तो आप लिखोगे ES बराबर एक्स L0, x बराबर ES अपॉन L0। आनी समझ में आई ना। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी देखेंगे अपन बच्चों अपनी अगली क्लास में, ठीक है ना। अभी के लिए यही था, इनको लिख लो, नोट करो। थैंक यू।